In our last lecture, we have talked about semiconductor. Almost all part is completed. Only some part left. We have done about Fermi energy level. Now we talk about direct and indirect band gap semiconductor. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना था हमको। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में एनर्जी और ई को एनर्जी होती है और के जो है वो मोमेंटम वेक्टर या फिर वेव वेक्टर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे ई जो है वो एनर्जी है, ठीक है, और के जो है वो मोमेंटम वेक्टर या फिर वेव वेक्टर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट है। तो ई और के में जो ग्राफ होता है उसमें कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड फॉर सेम के लिए होते हैं। फॉर सेम के लिए कंडक्शन बैंड मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड जो होता है वो सेम एनर्जी लेवल पे ही होता है, ठीक है। और जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो डायरेक्ट बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर में के की वैल्यू सेम रहती है ट्रांजिशन के टाइम पे। और इन ट्रांजिशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन लाइट को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनडायरेक्ट टाइप से बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट में ई और के में ग्राफ जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड और मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। तो जब मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड से मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो इसमें के की अलग अलग वैल्यू होती है, K1 और K2। K1 होती है वैलेंस बैंड के लिए और K2 होती है कंडक्शन बैंड के लिए। K2 ज़्यादा होती है, K1 कम होती है। मतलब कंडक्शन बैंड का मोमेंटम वेक्टर या फिर वेव प्रोपगेशन वेक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है कि और वैलेंस बैंड का कम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है कंडक्शन से वैलेंस बैंड तो इसमें मोमेंटम वेक्टर जो है वो चेंज होता है। मोमेंटम वेक्टर चेंज होके यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ड्यूरिंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसमिट करता है, हीट। तो एग्जांपल के लिए जो डायरेक्ट बैंड गैप के सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं वो है GaAs, GaP, InP, GaN, ठीक है। और इसकी लेमडा जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लेमडा जो है वेवलेंथ माइक्रोमीटर में जो होती है वो होती है 1.24/EG। EG इज द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो लेमडा जो आएगा वो माइक्रोमीटर में आएगा, ठीक है। और ये यूज होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यूज होता है लेज़र के लिए और LED के लिए, क्योंकि ये लाइट ट्रांसमिट करता है इसीलिए लेज़र और LED में यूज होगा। और इनडायरेक्ट में क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनता है और ये यूज़ होता है क्योंकि ये हीट ट्रांसमिट करता है इसीलिए BJT में यूज़ होगा और एम्पलीफायर्स में और फोटोडायोड्स में यूज होगा, ठीक है। अब जो बताया था वही 2 पॉइंट हैं, दोनों में लिखे हुए हैं। देखो पहला डायरेक्ट टाइप में लिखा है व्हेन मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड occur for same value of momentum vector then material is known as direct band gap semiconductor। मतलब मैं यहाँ पे देखो ये मोमेंटम वेक्टर के जो है
के, ये K1 की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, इसीलिए ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। When an electron makes a transition from conduction band to valence band, change in momentum vector take place, मतलब no change in momentum vector take place, no change in momentum vector take place, and energy is released in the form of light, या फिर फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, लाइट या फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कि when minimum energy level of conduction band and maximum energy level of valence band occur for different value of momentum vector, ये देखो ये वाली ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का और ये मिनिमम एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का, इसकी दोनों की K1 K2 अलग अलग है, मोमेंटम वेक्टर अलग अलग है। देन मटेरियल इज नोन एज डायरेक्ट बैंड गैप टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मटेरियल को इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, सॉरी इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कह देंगे। When an electron makes a transition from conduction band to valence band, change in momentum vector take place and energy is released in the form of heat। इसमें इनडायरेक्ट में एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में और चेंज इन मोमेंटम वेक्टर टेक प्लेस होता है जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट था, पहले तो स्ट्रक्चर ही है। चौथा पॉइंट क्या है, डायरेक्ट में कैरियर लाइफ टाइम जो होता है शॉर्ट होता है और इसमें कैरियर लाइफ टाइम लार्ज होता है, और इसमें इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन एजेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब सॉरी नो रिकम्बिनेशन एजेंट इज रिक्वायर्ड। और इनडायरेक्ट में गोल्ड AU को या फिर गोल्ड को यूज़ किया जाता है रिकम्बिनेशन एजेंट के लिए, फॉर फास्टर रिकम्बिनेशन के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट में अगला पॉइंट है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में these are used for fabrication of light emitting devices like these are used for fabrication of light emitting devices like LED, लेज़र ETC के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का लास्ट पॉइंट है दीज आर यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज BJT, एम्पलीफायर ETC। सब बता चुके हैं एक बार। अब देखते हैं सिलिकॉन को जर्मेनियम की तुलना में क्यों प्रेफर किया जाता है फॉर सेमीकंडक्टर मेकिंग के लिए। तो वाई सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम। सिलिकॉन जो होता है एबंडेंट इन नेचर, सिलिकॉन आसानी से नेचर में मिल जाता है, ठीक है। और सिलिकॉन हैज़ लोअर लीकेज करंट देन जर्मेनियम, लीकेज करंट कम होती है जर्मेनियम की तुलना में। और ड्यूरिंग IC फैब्रिकेशन सिलिकॉन में SiO2 फॉर्म होता है जो कि आइसोलेशन कंपोनेंट चिप, जो कि आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है IC चिप में, जबकि जर्मेनियम में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग IC फैब्रिकेशन सिलिकॉन फॉर्म्स SiO2 which is used for isolation of component on IC chip while germanium do not form any such oxide, ठीक है। सिलिकॉन में SiO2 पाया जाता है जिसको आइसोलेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, और जर्मेनियम में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, तो उसके लिए आइसोलेशन में यूज़ करने के लिए अलग से कुछ चाहिए होता है, इसीलिए सिलिकॉन ही यूज़ कर लेते हैं जर्मेनियम प्रेफर की तुलना में, ठीक है। सिलिकॉन कैन विथस्टैंड टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 165 डिग्री सेंटीग्रेड तक अप्रॉक्सीमेटली सिलिकॉन विथस्टैंड करता है, व्हाइल जर्मेनियम विथस्टैंड ओनली अप्रॉक्सीमेट 65 डिग्री टेम्परेचर तक ही जर्मेनियम विथस्टैंड करता है, इसीलिए, ठीक है। अब इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं।
इंसुलेटर होते हैं जो आसानी से इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन मेटल। मेटल में जो होता है वो पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जबकि पोलराइजेशन जो है वो इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स में पॉसिबल होता है। इंसुलेटर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर्स की बहुत कम होती है, और बहुत कम मतलब होती ही नहीं है एक तरह से। दीज और जब भी इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये पोलराइज हो जाते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई तो वो इलेक्ट्रॉन फील्ड की ओर ये तो आकर्षित हो जाते हैं या रिपेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल बन जाता है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर जो होते हैं वो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। और जो मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाए उसी को इंसुलेटर भी बोलते हैं। मतलब जो पोलराइज हो जाए उसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया जाए और मटेरियल पोलराइज हो जाए तो उसी को डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक भी होते हैं। जो इंसुलेटर होंगे वो डाइलेक्ट्रिक भी होंगे। अब जब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जिसमें मतलब अगर इनकी अलग अलग डेफिनेशन है इंसुलेटर की और डाइलेक्ट्रिक की। जब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मेन फंक्शन इंसुलेशन प्रोवाइड कराना हो तो उसे बोल देते हैं इंसुलेटर। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मेन फंक्शन जब मेन फंक्शन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का चार्ज को स्टोर करना हो तो उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और होते दोनों एक ही मटेरियल में हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन मेटल्स व्हाइल पोलराइजेशन इज ओनली पॉसिबल इन इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इंसुलेटर हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन नॉर्मल conductivity. These materials have interesting electrical properties. They get polarized on application of an electric field, ठीक है, बताया था ये। The material which get polarized under the influence of electric field also known as dielectric, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक भी कहलाते हैं इंसुलेटर। तो इफ़ द मेन फंक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन देन मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर। इफ़ द मेन फंक्शन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज स्टोरेज ऑफ चार्ज देन मटेरियल इज नोन एज उल्टा हो गया। इफ़ द मेन फंक्शन इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन देन मटेरियल इज इंसुलेटर। If the main function of non-conducting material is storage charge then material is dielectric, ठीक है। इसकी यूनिट होती है, 2 यूनिट होती हैं। एक होता है कूलाम मीटर और दूसरा होता है डेबी। तो 1 डेबी बराबर होता है 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर, ठीक है। अब पोलराइजेशन पढ़ें। पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो P पोलराइजेशन P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जितना है अपन जितना उसका वॉल्यूम है मटेरियल का, तो ये हो जाएगा सेम
इफ़ n कैपिटल N जो है नंबर ऑफ डाइपोल्स पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर कोई वो ले लें मटेरियल 1 मीटर क्यूब का, तो उसमें जितने भी डाइपोल बनेंगे, जैसे 10 बने, 10 डाइपोल बने, तो n जो है कैपिटल N वो 10 है, ठीक है। कैपिटल N इक्वल्स टू 10 हो जाएगा अगर 10 डाइपोल बने। और स्मॉल p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल। अगर 10 डाइपोल बने हैं तो एक डाइपोल में यहाँ पे पॉजिटिव होगा चार्ज और यहाँ पे निगेटिव होगा, तो एक डाइपोल में जितना चार्ज है उसे स्मॉल p बोल रहे हैं। एक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल p है, ठीक है। तो पोलराइजेशन कैपिटल P जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स n इंटू एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट n इंटू स्मॉल p। तो पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल p। अब ये हटा दें फिर पढ़ें n इंटू स्मॉल p। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होती है वो दो रीजन्स की वजह से होती है। एक तो उसके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो दो रीजन से होती है। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वो तो एक तो हो जाएगी उसी की जो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो तो दो रीजन से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी है, दूसरा पोलराइजेशन की वजह से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही है खुद की वजह से, और दूसरा जो है ये पोलराइजेशन की वजह से P, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक हम और जानते हैं, वी हैव आल्सो कैपिटल D जो होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट जो होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी। ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिकल फार्मूला D इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है। अब इस D बराबर जो है यहाँ से D की वैल्यू इसमें रख देंगे सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट से सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके। तो D की जगह एप्सिलॉन नॉट E प्लस P रख दिया, और एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई तो है ही। तो यहाँ से P बराबर निकला पोलराइजेशन बराबर एप्सिलॉन कॉमन हो गया, एप्सिलॉन R माइनस 1 इंटू ई हो गया। अब एप्सिलॉन R को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन R सॉरी ऐड आ गया, हाँ चलो, एप्सिलॉन R माइनस 1 को बोलते हैं ससेप्टिव। इसको एप्सिलॉन R माइनस 1 को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इसको काई से डिनोट करते हैं, काई पढ़ते हैं, KHI काई, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, इसको काई से रिप्लेस कर दिया तो एप्सिलॉन R मतलब एप्सिलॉन R माइनस 1 को काई से रिप्लेस किया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ई मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर x। ये काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन R माइनस 1। दिस इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। तो पोलराइजेशन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है कि जब कोई एटम होता है तो उसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चारों साइड होता है।
तो उसका भी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी पॉजिटिव चार्ज के पास होता है। तो प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ होते हैं और डाइपोल नहीं होता। डाइपोल P = 0 होता है जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसे होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो फील्ड की साइड को थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों दूर दूर हो जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल जो होता है वो डेवलप हो जाता है। नेट पोलराइजेशन 0 नहीं होता है डाइपोल बनने के बाद। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आयनिक पोलराइजेशन में क्या होता है? आयनिक पोलराइजेशन में जैसे HCl बॉन्ड है, तो HCl की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन Cl साइड को ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से Cl क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी वजह से डाइपोल बन जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो ये डाइपोल की वैल्यू Q इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक चार्ज इंटू बीच की दूरी d, डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की दूरी डिस्टेंस Q इंटू डी होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है तो ये डिस्टेंस बढ़ कर के d+x हो जाती है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन P = QD+x हो जाता है, जहाँ पे QD तो पहले का ही है और QX जो आया वो PI पोलराइजेशन की वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोलराइजेशन आया PI, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया तो PI = QX हो गया। तो ये होता है आयनिक पोलराइजेशन, इसमें आयन पोलराइज्ड हो जाते हैं। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन की वजह से बनता है। जैसे जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें डाइपोल बनेंगे, ऑक्सीजन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इसमें भी नेगेटिव और इसकी वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ से और डाइपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो एक डाइपोल इधर से बनेगा, एक डाइपोल इधर से, पर ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट डाइपोल 0 हो जाएगा। लेकिन जब वाटर होगा, वाटर के केस में एक डाइपोल यहाँ से बनेगा निगेटिव और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, तो एक डाइपोल इसकी वजह से बनेगा और यहाँ पे एक निगेटिव और इसकी वजह से हाइड्रोजन की वजह से आएगा, तो यहाँ पे भी एक डाइपोल बनेगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो एक डाइपोल ये बना और एक डाइपोल ये बना और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो इसलिए 180 नहीं हो करके 120 होता है, क्योंकि वाटर का पता होगा। तो यहाँ पे P नेट डाइपोल जो होगा वो 0 नहीं होगा, नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, तो ये नेट डाइपोल 0 नहीं होगा, ये ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन है। तो ये नेट पोलराइजेशन जो है वो इस साइड को आएगा, इस डाइपोल की वजह से पोलराइजेशन इधर को, इस डाइपोल की वजह से इधर को, इस दोनों का नेट इधर को, तो नेट पोलराइजेशन इसका 0 नहीं होगा वाटर का। तो ओरिएंटेशन की वजह से पोलराइजेशन है। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या होता है? जब कहीं स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, बैटरी है इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जब कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर में इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और तो यहाँ स्पेस के चार्ज पोलराइज्ड हो जाएंगे और यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड में चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की साइड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं, पीछे भी किया था। इसीलिए ये स्पेस चार्ज पोलराइजेशन है। तो मल्टी फेज मटेरियल है, तो टोटल पोलराइजेशन इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन PE प्लस आयनिक पोलराइजेशन PI प्लस ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन PO प्लस स्पेस चार्ज पोलराइजेशन PS। और सिंगल फेज मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ये 3 ही होते हैं। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन सिंगल फेज मटेरियल में नहीं होता है। ठीक है, अब अब इसके आगे
अगले लेक्चर में करेंगे।